एमोलेड नहीं दिया हुआ है। स्नैपड्रैगन 778G दिया जा सकता था। जायरोस्कोप में तो प्रॉब्लम है ही, कुछ भी इनोवेशंस टाइप नहीं हो रहे हैं, कुछ अपग्रेड खास कुछ अपग्रेड कर नहीं रहे। उसके अलावा कोई भी फ़ोन मैं तो कहता हूँ मत ही देखिए रियलमी वाला का। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बहुत दिनों बाद तो आज मैं आ चुका हूँ फ़ोन का एक रिव्यू, मतलब अनबॉक्सिंग नहीं है। लगभग मैं 7 डेज़ से यूज़ कर रहा हूँ, जो कि है Realme 11X। और इसका रिव्यू वीडियो है। काफ़ी कुछ मैं जान चुका हूँ इसके बारे में यूज़ करके। जो कुछ भी अच्छाई और ख़राबी पता चली है, इस वीडियो में उस बारे में बात करेंगे। और क्या ये फ़ोन आपको लेना चाहिए आपको भी, या फिर नहीं लेना चाहिए, वो सारा कुछ कंक्लूज़न वगैरह दिया जाएगा। फ़ोन का बात करें तो जैसा कि मैंने बताया Realme 11X है। ये वाला जो मेरे पास वेरिएंट है, ये आता है 8 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज। इसके साथ एक और ऑप्शन है जो कि है 6 GB रैम एंड वही 128 GB स्टोरेज है। रैम में ऑप्शन है, दो ऑप्शन, रोम वही है 128 GB। एक 256 वैसे देना तो चाहिए था, लेकिन चलो कोई सी नहीं है। कलर में भी इसका दो वर्जन आता है। ये वाला मिडनाइट ब्लैक है, एक और एक आता है जो कि है पर्पल कलर, उसका नाम दिया गया है, लेकिन ज़्यादा वो स्काई ब्लू टाइप ही लगता है। चलिए इसका डिज़ाइन पे अब बात कर लिया जाए। सबसे पहले डिज़ाइन पे ही नज़र आती है। अगर मैं इसके राइट साइड पे देखूं तो एक वॉल्यूम रोकर्स है, सिंगल बटन है, उसी में दोनों ऊपर नीचे। ये राइट साइड में दिया हुआ है, लेफ्ट में नहीं है। पोजीशन भी काफ़ी सही है, नेचुरल, जहाँ पे उंगली जा रही है थंब वहीं पे है। एक है पावर बटन और उसी में फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। और लेफ्ट साइड में पूरा ही खाली खाली, बस एक सिम ट्रे है जिसमें SD कार्ड का डेडिकेटेड स्लॉट भी दिया हुआ है और दो सिम कार्ड। नीचे अगर देखूँ तो एक 3.5 mm जैक दिया हुआ है, सही बात है। प्राइमरी माइक है, टाइप C का पोर्ट भी है, वो तो होना ही है इधर ही नीचे ही। और एक ही स्पीकर ग्रिल है, मतलब सोलो फायरिंग स्पीकर। और ऊपर की तरफ देखें तो बस एक सेकेंडरी माइक है, बस इतना ही। और इसके अगर बॉडी का बात करूँ, बॉडी मटेरियल का, तो पीछे प्लास्टिक है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। देख के ऐसा सही लग रहा है, देखने में टेक्सचर्ड है। ग्लास तो देना चाहिए था कम से कम। इसका वेट भी काफ़ी कम है, तो ये भी उसमें कंट्रीब्यूट किया हुआ है। प्लास्टिक बॉडी, प्लास्टिक जो पीछे वाला है, लगभग 190 ग्राम। ग्लास देने से मेरे ख्याल से 200 ग्राम पार हो ही जाना था। फ्रेम जो है ये एल्युमिनियम का है, जो कि सही बात है, प्लास्टिक वाला नहीं है। ड्यूरेबिलिटी में भी काफ़ी ज़्यादा काम आता है जो एल्युमिनियम वाले होते हैं। और पंच होल कैमरा दिया हुआ है, जो कि मिडल में है, साइड में नहीं है, मिडल में है। तो अब आते हैं इसके मेन कुछ स्पेक्स के बारे में, जो हार्डवेयर दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं प्रोसेसर के बारे में बताना चाहूँगा। ये है डायमेंसिटी 6100+, जो कि ऐसे लॉन्च तो पहली बार मतलब किसी फ़ोन में दिया हुआ है। न्यू है, बस न्यू के नाम पे, बस इसका नाम न्यू है। ऐसे है तो ये पुराना वाला ही वही मतलब रीब्रांड किया हुआ है डायमेंसिटी 700 को, जो कि बहुत पहले आई हुई थी। डायमेंसिटी सीरीज़ स्टार्ट जब हुई थी तभी ये डायमेंसिटी 700 आई थी। अगर मैं इस प्रोसेसर को डिटेल में देखूं, इसके अंदर देखूं, तो वो भी काफ़ी हद तक नहीं, पूरा ही सिमिलर है डायमेंसिटी 700 से। जैसे कि 6 एफिशिएंसी कोर्स हैं एंड 2 परफॉर्मिंग कोर्स हैं। परफॉर्मिंग कोर्स जो हैं वो कॉर्टेक्स A76 है, 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है। एंड एफिशिएंसी कोर्स जो हैं 6 हैं, वो 2 गीगाहर्ट्ज़ पे ही क्लॉक्ड है, वो कॉर्टेक्स A55 है। अगर इसी प्राइस पे जो Realme 9 SE आया हुआ था, उसके प्रोसेसर को मैं कंपेयर करूं स्नैपड्रैगन 778G, उस पर 4 परफॉर्मिंग कोर्स हैं और 4 ही सिर्फ एफिशिएंसी कोर्स हैं। एफिशिएंसी कोर्स हाँ थोड़ा कम ही फ्रीक्वेंसी में क्लॉक किया हुआ है, 1.8 में 4 एफिशिएंसी वाले, और बाकी 4 जो हैं वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक किया हुआ है, जो कि बहुत सही बात है। रैम के बारे में बोलूँ तो रैम है LPDDR4X एंड स्टोरेज है UFS 2.2। आजकल तो UFS 3.1 इस प्राइस पॉइंट में कॉमन है, लेकिन प्रोसेसर सपोर्ट ही नहीं करता उतना, तो क्या ही क्या कहा जाएगा। और आप लोगों को पता ही होगा कि UFS 2.2 से लगभग 2 to 2.5x ज़्यादा फास्टर होते हैं UFS 3.1, लेकिन प्रोसेसर ही सपोर्ट नहीं करते, तो ये दिया हुआ। फिर भी ठीक है, स्पीड इसका भी कम नहीं है। अगर कैमरा पे हम आए तो एक दिया हुआ जो प्राइमरी सेंसर है वो 64 मेगापिक्सल का है, और ये एज ए अल्ट्रा वाइड भी काम कर लेता है। मतलब डिफ़ॉल्ट जो 1x है इसका, काफ़ी ज़्यादा वाइड है। नॉर्मल फ़ोटो खींचने के लिए हमेशा मुझे 1.5 तक तो जूम करना ही होता है, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा
वाइड मतलब एंगल ले लेते हो तो आपको ही पता ही है, रेशियो थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, ये थोड़ा दिक्कत है। और दूसरा जो कैमरा इसके साथ है, 2 ही कैमरा है। दूसरा कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, जो कि इन्होंने कहा है कि डेप्थ सेंसर का यार अलग से क्या ज़रूरत, मेन सेंसर में ही डेप्थ सेंसर का बात कर रहा हूँ मैं, लेंस, डेप्थ लेंस तो मेन सेंसर में ही दिया जा सकता है। इन्होंने पता नहीं बस एक और एक्स्ट्रा कैमरा दिखाने के लिए दे दिया होगा। मेरे ख्याल से अल्ट्रा वाइड वाले लेंस का एक अलग से देना चाहिए था, और डेप्थ वाला इसी में मर्ज कर देना चाहिए था। और एक बड़ा सा जो है फ्लैश लाइट है, जो कि अच्छा खासा रोशनी करता है। राउंड शेप में ये कैमरा मॉड्यूल आता है, और थोड़ा सा लेफ्ट साइड में है, मिडल में नहीं आता। तो अब बात करते हैं डिस्प्ले का। डिस्प्ले है, एलसीडी पैनल है, फुल एचडी प्लस है, और 120 हर्ट्ज दिया हुआ है। 120 हर्ट्ज हालांकि सिर्फ यूआई में ही मैंने देखा कि सही से काम करता है। यूट्यूब पे जाते ही मतलब 60 पे शिफ्ट हो जा रहा है। स्क्रॉलिंग वाले ऐप जैसे व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम, उधर 90 पे शिफ्ट हो जा रहा है। हर जगह मतलब 60 नहीं है, जैसे कि इसका फ़ोन का ही सेटिंग ऐप में भी 90 पे शिफ्ट हो जा रहा है। बस यूआई में 120 दे रखा है, फिर भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लग रहा है। फ्रेम ड्रॉप्स तो नहीं देखने को मिल रहे हैं, 120 सही से चलता है यूआई में। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है। इससे फ़ायदा ये है कि आप नेटफ्लिक्स वगैरह में जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अमेजन प्राइम वगैरह, उस पर आप एचडी में कंटेंट्स देख सकते हैं। जिन फ़ोन्स में वाइड वाइन L1 नहीं होता है, वाइड वाइन L3 होता है, उसमें आप एचडी कंटेंट्स नहीं देख सकते, लेकिन हाँ इसमें है। और एक हाँ बड़ा कमी है, जो कि HDR का सपोर्ट नहीं है इसमें। यूट्यूब वगैरह पे जो HDR का चेक किया हुआ है, उसमें है ही नहीं वो HDR का सपोर्ट। तो ये बहुत बड़ी कमी है, जबकि मतलब इस प्राइस पॉइंट के ज़्यादातर मैक्सिमम फ़ोन्स में HDR का सपोर्ट दिया हुआ रहता है, पता नहीं इन्होंने क्यों नहीं दिया। डिस्प्ले एंड साउंड एक्सपीरियंस, जैसा कि मैंने कहा पहले ही, HDR का सपोर्ट नहीं है, फिर भी क्वालिटी जो है, कलर्स वगैरह सही प्रोड्यूस होते हैं। कलर क्वालिटी बहुत सही है, ठीक लगा मुझे एलसीडी के हिसाब से। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, ये हमने आउटडोर पे मतलब आउटडोर लेकिन सैडी एरिया में ये वीडियो प्ले किया हुआ है, जो कि ठीक ठाक दिख रही थी। वीडियो प्लेएबल है, देखने लायक है। लेकिन अ, अगर डायरेक्ट सनलाइट में जाते हैं तो वीडियो बिल्कुल भी देखी नहीं, नज़र नहीं आती है। इस पर ब्राइटनेस 550 निट्स के अराउंड दिया हुआ है। ये क्लेम कर रहे हैं शायद 580 के अराउंड, लेकिन मुझे लग रहा है कि 500 के अराउंड ही मिल रहे हैं, अगर बाकी फ़ोन्स में के कंपेयर में मैं देखूं। क्योंकि वीडियो आप देख ही नहीं सकते, नज़र ही नहीं आएगी धूप में अगर डायरेक्ट सनलाइट इस पर पड़े। लेकिन हाँ, टेक्सटिंग वगैरह देख सकते हैं, जैसे कि अगर कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ रहता है। टेक्स्ट ब्लैक कलर में होते हैं, बैकग्राउंड वाइट में होते हैं, व्हाट्सएप वगैरह में जितने भी है। तो हाँ, उसमें दिख जाएंगे, टेक्स्ट वगैरह दिख जाते हैं, कीवर्ड दिख जाते हैं, आप टेक्स्ट कर सकते हैं। जो कि बहुत ज़्यादा कभी कभी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है आउटडोर पे, वो ठीक है। लेकिन वीडियो आप नहीं इंजॉय कर सकते हैं डायरेक्ट सनलाइट में। हाँ, सैडी एरियाज़ में आप आउटडोर में भी देख सकते हैं। स्पीकर, जैसे कि मैंने कहा, एक सिंगल है बॉटम फायरिंग, दो स्पीकर नहीं है, मतलब आपको स्टीरियो साउंड देखने को नहीं मिलेंगे अगर आप ईयरफोन या हेडफोन्स नहीं लगाते हैं तो। लाउडनेस है वो काफ़ी सही है, काफ़ी ज़्यादा ठीक है। लेकिन क्लैरिटी, मतलब वॉइस क्लैरिटी बहुत सही है, लेकिन बेस का थोड़ा कमी दिख रहा है, जो कि होता ही है यार, फ़ोन के स्पीकर में छोटा सा स्पीकर, उसके लिए बड़ा डायफ्राम कहाँ से लगाएगा, तो बेस उतना वैसे भी नहीं होना है। हाँ, तो अब बात करते हैं बैटरी एंड चार्जर के बारे में। इसमें 5000, जो कि ट्रेंड चल ही रहा है काफ़ी दिनों से, 5000 mAh का बैटरी है। और चार्जर इन्होंने दिया है 33 वाट का। पहले 30 वाट का वो दिए करते थे, बड़ा वाला जो स्क्वायर शेप का चार्जर। लेकिन अब इन्होंने स्वामी की तरह 33 वाट का दिया। इस पे जो अभी एंड्रॉयड वर्जन है वो है एंड्रॉयड 13, और रियल मी UI 4.0 है। इन्होंने 2 साल का वो दे रखा है कि 2 साल तक मेजर अपग्रेड्स देंगे, यानी कि एंड्रॉयड 13 पे तो एंड्रॉयड 14 एंड 15 मिल ही जाएंगे। मैं सिक्योरिटी पैच देखूँ तो 5 अक्टूबर 2023, मतलब लेटेस्ट वाला दिया हुआ है। अभी नवंबर चल रही है, तो हाँ सही है। और शायद से सिक्योरिटी पैच इन्होंने 4 साल का बात किया हुआ है। और अब हम आते हैं वर्जन्स के अलावा, अगर बात करें तो कनेक्टिविटी पे। 5G फ़ोन है ये, इसका नाम पे भी 5G लगा हुआ है, Realme 11X 5G। और 5G भी यहाँ काफ़ी ठीक काम कर रही है। मैक्सिमम 40 Mbps तो मैंने देख लिया अब तक। ऐसे नॉर्मल में देखूँ तो 10 to 12 13 Mbps चल रही है, जबकि यहाँ का कनेक्टिविटी उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं है। ब्लूटूथ वर्जन 5.2 दिया हुआ है, लेटेस्ट वाला ही है। और वाईफाई जो है वो 6 नहीं है, वाईफाई 5 दिया हुआ है। जब अभी लॉन्च हो ही रही है तो 6 देना चाहिए था,
पता नहीं शायद इसका प्रोसेसर सपोर्ट नहीं करता है या फिर दिया ही नहीं है, पता नहीं। NFC का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। NFC से बहुत कम ही फ़ोन में मिलते हैं, ज़्यादातर सैमसंग के फ़ोन में मिलते हैं, इस पे नहीं है। सेंसर, हाँ, जाइरोस्कोप सेंसर है, लेकिन वो सही से काम नहीं करता है। BGMI जो भी खेलते हैं वो बिल्कुल भी इस पे खेल ही नहीं सकते हैं। BGMI हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, जो जाइरोस्कोप सपोर्टेड गेम्स हैं, अगर आप जाइरोस्कोप पे डिपेंड करते हैं एमिंग, तो नहीं खेल सकते हैं। बहुत ज़्यादा अलग सा, मतलब डिले भी, मैंने डिले तो है ही, उसके अलावा भी सेकिंग जो है, बहुत छोटे छोटे जो डिटेल्स होते हैं जाहिर हो के, हल्का हल्का सा, वो रजिस्टर ही नहीं करते हैं सीधे। ज़्यादा घुमाने पे एक बार में घूम जाता है, लेकिन थोड़ा सा इस तरह से घुमाने से नहीं घूमता वो। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जायरोस्कोप बिल्कुल भी खेलने लायक, यूज़ करने लायक है ही नहीं। फिंगरप्रिंट का जो स्पीड है, फिंगरप्रिंट सेंसर का, वो काफ़ी सही है, मतलब ऐसा रजिस्टर तो काफ़ी जल्दी कर ले रहा है, लेकिन अनलॉक थोड़ा सा लेट में हो रहा है। अनलॉक करने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है बस, लेकिन रजिस्टर काफ़ी ज़्यादा जल्दी कर ले रहा है। ये है, मतलब सही है, स्पीड ठीक ठाक है काफ़ी ज़्यादा। हाँ, माइक के बारे में अगर बात करूँ तो ये जो अभी साउंड आप सुन रहे हैं, इसी फ़ोन में भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सटर्नल माइक है नहीं। यही पास में रखा हुआ है, तो इसी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ साउंड। आप लोग सुन ही पा रहे होंगे कैसा है। मुझे तो सही लगी इसका साउंड, काफ़ी ज़्यादा सही है। और माइक का, हाँ, माइक क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, मुझे ठीक लगी है। टच भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है अभी तक। वैसे टच तो यार बेसिक फंक्शन है, वो तो होना ही चाहिए, वो ठीक ही है। इसका टच सैम्पलिंग रेट देख लेता हूँ मैं। हाँ, तो इसका टच सैम्पलिंग रेट जो है वो 240 हर्ट्ज दे रखा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है, मतलब बहुत जल्दी ही रजिस्टर कर लेने वाला है। सही है यार। इस रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज दिया हुआ, एंड टच सैम्पलिंग रेट 240 हर्ट्ज है, जो कि ठीक है। तो अब बात किया जाए इसके UI पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेन चीज़ है। आपका एक्सपीरियंस UI पे ही डिपेंड करता है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस जो है। तो इस पे मैं, जैसे कि मैंने कहा, Realme UI 4.0 दिया हुआ है, जो कि लेटेस्ट है। और अगर मैं इस UI, पर्टिकुलर UI के बारे में बात करूँ, तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रहे हैं। एनिमेशंस थोड़े ज़्यादा पहले एनिमेशन थोड़े मिनिमल थे, आजकल देख रहा हूँ मैं थोड़ा बढ़ा दिया गया है, और सही लग रहा है। नोटिफिकेशन पैनल खोलते जो कंट्रोल सेंटर आता है, वो भी काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है, कंफर्टेबल है, स्मूथ चल रहा है। रैम अगर मैनेजमेंट का मैं बोलूँ तो अभी कोई भी ऐप बैकग्राउंड में नहीं है, फिर भी सिर्फ 2.7 कुछ बस रिकॉर्डिंग ऐप चल रही है, और एक गूगल चल रही है। बस 2.76 GB ही अवेलेबल है 8 GB में से, जो रैम मैनेजमेंट पता नहीं क्या सीन है। हाँ, लेकिन ऐप्स बहुत सारे एक साथ चला लेते हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, जब मेजर ऐप्स चल ही नहीं रहे हैं, बस दो ही छोटे छोटे ऐप्स चल रहे हैं, तो इतना ज़्यादा रैम ऑक्यूपाइड क्यों है। इसका UI मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, और ऑप्टिमाइज्ड है ये UI, क्योंकि जैसे ही मैं बहुत सारा ऐप्स खोल लेता हूँ, फिर भी वो मैनेज कर लेता है, जो कि ठीक है, सही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 8 GB रैम वैसे भी दिया हुआ है। 6 GB रैम में शायद से थोड़ा सा कमी पड़ता होगा, क्योंकि इसका UI ही अभी 5.5 GB अप्रोक्सीमेटली ऑक्यूपाई किया हुआ है। परफॉर्मेंस ठीक है, मुझे अब तक UI में बहुत मिनिमल से काफ़ी रेयरली लैग्स देखने को मिलते हैं। ऐसे वो नोटिस भी नहीं होगा, बहुत ध्यान से देखने पे नोटिस होता है थोड़ा बहुत, वो भी काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद एक बार हो गया ऐसा। और गेम्स का अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस पे, तो ठीक है, ठीक चलता है। इस पे जो BGMI पे है, वो स्मूथ पे 40 FPS तक ही सपोर्टेड है, एंड HD तक ही आता है, अल्ट्रा HD सपोर्टेड नहीं है, मतलब 3 तक है, और उसमें 30 FPS ही दिया हुआ है। मतलब स्मूथ 40 FPS दिया हुआ है, स्मूथ एंड अल्ट्रा, स्मूथ एक्सट्रीम नहीं है, जबकि ये वाला प्रोसेसर कैपेबल तो है उतना, क्योंकि इसका Antutu स्कोर है कुछ 4,10,000 के आसपास। गीक बेंच के बारे में बोलूँ तो सिंगल कोर का है 733, सिंगल कोर का स्कोर, जो कि ठीक ठाक है। एंड मल्टी कोर का है 1948, मतलब 1900 लगभग, जो कि थोड़ा कम है। 2000 प्लस 2200 के आसपास तो होना ही चाहिए था लगभग। इस वाले प्रोसेसर के बारे में अगर मैं बोलूँ तो। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कैमरा के बारे में। मैं काफ़ी सारे सैम्पल्स ले चुका हूँ, वो आप बारी बारी देखिए, आप खुद बोलिए। मुझे तो ठीक लगी है कैमरा, मतलब लगभग 5x जूम करने तक भी उतना ठीक ठाक क्वालिटी आ जाती है मेन सेंसर। अगर मैं वीडियोग्राफी का बात करूँ, तो इसमें स्टेबलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सेकी है।
कुछ भी किया हुआ नहीं है, ना OIS ना EIS, कुछ भी नहीं है। आप अगर वीडियोग्राफर हैं तो उस पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। गिम्बल वगैरह नहीं है, वैसे फ़ोन पे कौन ही गिम्बल यूज़ करता है। तो हाँ, बहुत ज़्यादा शेकी आता है, क्वालिटी ठीक है लेकिन शेक बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए अब फाइनली मैं प्राइस पॉइंट के बारे में बात कर लेता हूँ। ये वाला जो वेरिएंट है 8/128 GB, इसका प्राइस है 16,000। एंड जो सिल्वर वाला वेरिएंट है 6 and 128 GB स्टोरेज वाला, उसका है 15,000, यानी कि 14,999। तो अगर मैं प्राइस पॉइंट देखूं, मतलब प्राइस देखूं इस फ़ोन का, 15,000 के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है प्राइस। मतलब ये वाला फ़ोन उतना नहीं होना चाहिए था, 13 to 14 होना चाहिए था मेरे ख्याल से। क्योंकि अगर आप डिस्प्ले देखें, एमोलेड नहीं दिया हुआ है, LCD दिया हुआ है। अगर परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो प्रोसेसर भी कुछ ऐसा खास नहीं है इस प्राइस पॉइंट में। मतलब स्नैपड्रैगन 778G दिया जा सकता था, जो कि लगभग 5 लाख तक एंटूटू स्कोर दे देता है। इसका एंटूटू स्कोर कुछ 4 लाख ही आता है। मतलब बहुत ज़्यादा आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं, लेकिन जो ई स्पोर्ट प्लेयर होते हैं या फिर यूट्यूबर होते हैं, रिकॉर्ड करते हैं गेम प्ले, उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। जायरोस्कोप में तो प्रॉब्लम है ही, उसके बाद तो कर ही चुका हूँ। और परफॉर्मेंस भी मतलब ज़्यादा कुछ खास नहीं है। डिस्प्ले भी बता दिया उतना कुछ खास नहीं है, HDR भी नहीं दे रखा है। और कैमरा अगर देखूँ तो ठीक है, कैमरा ठीक ठाक है मेरे ख्याल से। इस प्राइस पे ऐसा ही कैमरा दिया जा रहा है आजकल, तो कैमरा मैं ठीक ठाक बोलूँगा। स्पीकर सिंगल दिया हुआ है, ज़्यादा सही क्वालिटी है भी नहीं। ड्यूअल स्पीकर देता, स्टीरियो साउंड होता, वो भी थोड़ा सा सही रहता। और क्या बात किया जाए, हाँ डिज़ाइन वगैरह ठीक है। वो तो आजकल 10,000 वाले या फिर 8-9,000 वाले फ़ोन्स में भी डिज़ाइन मिल ही जाते हैं सही। हाँ, तो आप अगर फ़ोटो वगैरह ज़्यादा खींचते हैं, आपको अच्छे कैमरा की ज़रूरत है, तो देख सकते हैं इसको। हालांकि इसके आसपास और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, इससे बेटर तो नहीं मिलेंगे इस प्राइस में, क्योंकि ऐसे ही लगभग ठीक, मतलब लगभग ऐसे ही ऐसी क्वालिटी मिल जाती है इस प्राइस पे। तो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर डिस्प्ले आपको एमोलेड पसंद है तो इस प्राइस पे आप, जैसे कि Xiaomi का Redmi 10 Pro आया हुआ था, लगभग 2 साल पहले आई थी वो, लेकिन अभी भी उसका डिस्प्ले इस प्राइस पे मुझे बेस्ट लगती है। बहुत सही डिस्प्ले है उसका, वो देख सकते हैं। अगर आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए इसी प्राइस पे, तो गेमर वगैरह हैं, मतलब कॉम्पिटिटिव वगैरह देख रहे हैं या फिर यूट्यूब का सोच रहे हैं गेमिंग का, तो आप देख सकते हैं Realme 9 SE। वो उसका परफॉर्मेंस इससे कहीं ज़्यादा सही है, बहुत मतलब कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस है। और उस पर डिस्प्ले भी 144 हर्ट्ज दिया हुआ है, हालांकि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है 120 and 144। लेकिन उसका चिपसेट जो है स्नैपड्रैगन 778 वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल भी है, काफ़ी ज़्यादा टाइम से यूज़ हो रहा है, काफ़ी कैपेबल भी है। तो वो ज़्यादा सही रहेगा परफॉर्मेंस वाइज। वैसे भी मतलब ज़्यादातर स्मार्टफोन्स खासकर रियलमी वाले इस प्राइस पॉइंट में क्या कर रहे हैं, आज से 2 साल पहले से, जब से 5G फ़ोन्स आने लगे हैं, कुछ भी इनोवेशंस टाइप नहीं हो रहे हैं, कुछ अपग्रेड, खास कुछ अपग्रेड कर नहीं रहे हैं। हर साल वही चीज़ रिपीट पे रिपीट चल रही है। कभी कभी थोड़ा अपग्रेड कर रहे हैं तो वापस फिर नीचे आ जा रहे हैं। जैसे कि आप अगर देखिएगा 2021 के बाद से जितने भी लॉन्च हुए हैं, Realme 8 के बाद मैं कह रहा हूँ, Realme 9, Realme 10 देख लीजिए, Realme 11 सीरीज़ देख लीजिए, कुछ खास अपग्रेड नहीं हो रहे हैं इस प्राइस पॉइंट के बाद। मतलब आगे तो हो ही रहे हैं, उस उनके जो GT सीरीज़ आ रहे हैं उन पे देखिएगा, हर साल कुछ ना कुछ अपग्रेड्स हो रहे हैं। लेकिन इस प्राइस पॉइंट में, जो कि 15,000 to 20,000 के आसपास जो है, कुछ भी अपग्रेड नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप 5G आने से पहले देखें रियलमी को ही, तो पहले के सीरीज़ में जैसे कि Realme 1, 2, 3, वहाँ से लेकर Realme 8 तक देखिएगा, कुछ ना कुछ मेजर अपग्रेड्स हो रहे थे हर साल। हर साल कुछ नया देखने को मिल रहा था, बहुत सारे मेजर अपग्रेड्स हो रहे थे। कभी प्रोसेसर अपग्रेड हो रहे हैं, कभी डिस्प्ले अपग्रेड हो रहे हैं। वैसा कुछ आजकल देखने को नहीं मिल रहा है इस प्राइस में। तो मैं कहना चाहूँगा ये कि इस प्राइस सेगमेंट में अब रियलमी जो है कुछ सही कर नहीं रहा। आजकल में अगर आपको न्यू फ़ोन्स देखने हैं तो कुछ कुछ फ़ोन है, जैसे एक्सेप्शन में, जैसे कि Realme 9 SE, उसका मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता हूँ, क्योंकि वो सही फ़ोन्स है, वो डिज़र्व करता है वो तारीफ़। आजकल में देखिएगा तो वही सिर्फ लेने लायक है। उसके अलावा कोई भी फ़ोन मैं तो कहता हूँ मत ही देखिए रियलमी वालों का। अंडर 20,000 में कोई दूसरा ही ब्रांड, जैसे कि Xiaomi वाले अभी भी सही काम कर रहे हैं, नया नया कुछ ला रहे हैं,
उसके बाद मोटो के फ़ोन्स भी बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे अंडर 20 या फिर 15K के आसपास। रियलमी वालों से दूर ही रहिए आजकल। आ, हाँ, लेकिन अगर GT सीरीज़ में अगर वो जो फ्लैगशिप किलर सीरीज़ आते हैं उसमें वो ठीक काम कर रहे हैं, और बजट वाले भी ठीक ठाक काम कर रहे हैं। बस ये वाला पता नहीं क्यों ये लोग मार्केट को भी शिफ्ट कर चुके हैं आजकल। पहले 15-16 हज़ार के आसपास में बहुत सही सही फ़ोन्स आया करते थे, बहुत हाइप बना करता था। लेकिन आजकल जो हाइप क्रिएटिंग फ़ोन्स हैं वो सिर्फ 25,000 या फिर 30,000 के अराउंड से आते हैं। मार्केट भी शिफ्ट हो चुका है जो कि सही है नहीं। तो हाँ, ये चीज़ मैं बोलना चाह रहा था रियलमी के बारे में। मैं पहले रियलमी का बहुत बड़ा फ़ैन हुआ करता था। जितना भी लगभग फ़ोन लिया हूँ, सबसे पहले रियलमी 8i लिया था मैंने, जो कि आई थिंक 12,000 के आसपास लिया था और बहुत ही वैल्यू फॉर मनी था। उसके बाद रियलमी X3 लिया था, वो सेकेंड हैंड लिया था लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा सही था। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म किया जाए। मैं मतलब आजकल वीडियो नहीं आएंगी क्योंकि मैं नीट का भी तैयारी कर रहा हूँ। अभी छुट्टियों पे घर आया हूँ तो एक वीडियो शूट कर लिया। अब तो शायद नीट के एग्ज़ाम के बाद ही अगली वीडियो आएगी। वैसे म्यूज़िक वाले जो मैं बीट्स वगैरह बनाता हूँ वो शायद आ सकती है बीच बीच में। तो ठीक, गुड बाय।